सर परी सर। हाँ? कॉपी कलम ले। माइक ऑन करो, पीछे बैकग्राउंड में आवाज नहीं आनी चाहिए सब जब कोई बहू चीज। पर। हाँ, नहीं, उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, तनुजा बताओ। सर मैंने हाँ? टर्म पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? रोमित, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, जब मैं पूछूंगा फिर आप माइक ऑन करना। हाँ, बताओ। अब तनुजा बताएगी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? सर जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। हाँ, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रा का ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। एक्सप्रेशन विद पॉली मीन्स मैनी, काफी, कई सारे, उसमें मतलब एक से ज्यादा टर्म्स हो तो मैनी हो गया। ठीक है। और टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स टर्म्स होते हैं उस एक्सप्रेशन के पार्ट्स डिवाइड सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5x+4, तो ये एडिशन से अलग अलग हो गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 3x-2y, एक टर्म -2y है, एक +3x है। ये आपस में सब्ट्रैक्शन से अलग अलग हो गए। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो इसको भी, इस एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने ये कुछ एक्सरसाइजेस की थी 1509 तक। 9 वाली हमने एक्सरसाइज की थी, ये प्रैक्टिस के लिए कहीं आप लोगों ने की है ये। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? शाबाश। लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है? जल्दी बताओ। सोनिया सिंह, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, बी क्विक। सोनिया थापा। सोनिया सिंह तो चली गई। सोनिया थापा बताओ, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दीक्षा, आप बताओ। लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 के बराबर हो। डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल का पावर है। जैसे यहाँ पे और साथ में लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप ये इक्वेशन देखो, इसमें एक, इस x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही है। इसलिए जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो उसका रूप, जो आमतौर पे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसमें x और y जो है वो दोनों वेरिएबल है। ठीक है, x और y वेरिएबल है। जो a, b और c है, ये तीनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। यहाँ पे तो आप ए बी सी दिख रहे हो, इसलिए इसे कंफ्यूज नहीं होना। ए बी सी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ए बी सी का मतलब है ए भी कांस्टेंट नंबर है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक्स एंड वाई है। तो अब किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म, जैसे ये इक्वेशन है, इसको पहले हमने इस फॉर्म में लिखना है, और फिर यहाँ ये इनकी वैल्यू पूछ रहा है। ये हमने किए थे लास्ट क्लास में। जल्दी से एक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाते हैं। अब इसको पहले इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, ए एक्स, तो ये हमारा ए एक्स है, तो इस ए एक्स के बदले मैं नीचे लिखता हूं 2x।
प्लस बी वाई यानी कि 4y प्लस सी। अब सी यहां पे क्या है, इस 7 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो वो, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से पहले हम चेक करेंगे कि क्या सही लिखा है। पहले ये आपको एक क्लू दे रहा है कि a जो है इज -2, तो ये तो a -2 है, इसका मतलब है ठीक है हमारा। b क्या होगा, b है जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट +4 है, तो b विल बी +4। और c क्या होगा, c विल बी -7। क्यों, क्योंकि c तो ये है ax प्लस by प्लस c, और c हमारा -7 है। तो ये दो वैल्यूज हम इसमें डालेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो ये हो जाएगा b हमारा +4 हो जाएगा और c हमारा -7 हो जाएगा। फिर इसको हम चेक करेंगे। तो ऐसे ये वाली एक्सरसाइज ऐसे करनी है। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है, ये 1509 है। ठीक है, आज हम 1510 करते हैं। -7। हाँ, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये वाली देखेंगे हम। इसमें भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये भी। अगर आप देखोगे ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये भी वही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे ये क्या कह रहा है, विच वैल्यू ऑफ v, अब v वेरिएबल है, मेक्स, ये इक्वेशन एक है। आपकी इक्वेशन क्या है, 12 इज इक्वल टू 12 प्लस v -8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें कह रहा है कि v का क्या वैल्यू होना चाहिए जो कि ये इक्वेशन ट्रू बन जाए, और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए। तो आप जल्दी से v में आप इनको जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो, आपको एकदम पता चलेगा। अब यहां से देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ v -8 है, तो अगर v को मैं 8 कर दूं, 8 -8 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 12 इक्वल टू 12, तो वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एकदम मेरे को पहला ही ऑप्शन से पता चल गया, और एक ही आंसर सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट ए को करता हूँ। ये समझ में आया सबको? यस। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। सर नहीं, क्यों नहीं, इसमें क्या है, ये तो इजी है। किसको बाबा। समझ नहीं आया? अभी देखो ना, ये लेफ्ट साइड एक इक्वेशन आपके पास ये है। ये अच्छा। इसमें कह रहा है कि v का क्या वैल्यू होना चाहिए। v आपका वेरिएबल है, जैसे x होता है वैसे ही v है। v का क्या वैल्यू होना चाहिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो 12 है, और राइट साइड भी 12 के बराबर हो जाए, तो v कितना होना चाहिए, v 8। तो जब ये इसको हमने 8 बनाया, 8 - 8 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसीलिए मैंने v = 8 को सिलेक्ट किया। हाँ बोलो सर, ये आपने ऐसा क्यों किया? ये 2 था, 2 से ऐसे काट देते 4 होता, -4 -4 2 ऐसा माइनस करता आ जाता फिर। क्या, अगर v को क्या करते? सर ये v = 8 है, डिवाइड बाई 2 है ना, हाँ, तो ये 2 से 8 कट जाएगा, -4 बचेगा, 4 को फिर 12 से 8 माइनस। कैसे कटे? 2 से थोड़ा ना 8 काट सकते हो, ये वो तो बुनियादी गलती है। ये पूरा ब्रैकेट है, डिवाइडिंग लाइन है, ये पूरा ब्रैकेट है, इसको अलग अलग कैसे तुमने सिर्फ इस 8 को 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हो? ये तो पूरा का पूरा है। डिवाइडिंग लाइन का मतलब ये होता है कि वो एक प्रकार से ब्रैकेट है,
तो उसको या तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब v-8 को तो सॉल्व कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते हो, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो आपको या तो इसको इक्वेशन सॉल्व करनी है या आपको देखने से पता चल रहा है। अब इक्वेशन अगर मान लो सॉल्व करनी होती, कैसे करते? 12 इज इक्वल टू 12 प्लस v-8/2। हमने क्या सीखा था, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि जो जिस साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे राइट साइड में, वहां पे आप देखो वेरिएबल के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये पूरा का पूरा आपका ब्रैकेट है, फिर ये डिवाइडिंग लाइन है तो डिवीजन है, फिर ये प्लस है तो ये एडिशन है। तो आप इन हर ऑपरेशन को आप अनडू करोगे, एक एक करके ऑपरेशन को हटाओगे। वो कैसे हटेंगे और किस किस ऑर्डर में हटाओगे? अगर आप ऑपरेशन डू करते हो, अगर ऑपरेशन करते हो तब तो आप बॉर्ड मास यूज करते हो, और जब ऑपरेशन को हटाते हो यानी कि आप अनडू करते हो तो आपको उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। आपको क्या क्या पहले क्या हटाना पड़ता है? पहले सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑर्डर, ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप इसको किसको हटाओगे? राइट साइड में जो है 12 प्लस v-8/2। अगर इसको मैं कहता हूं आपको ऑपरेशन को अनडू करना है तो किसको करोगे पहले अनडू? बताओ। अब 3 ऑपरेशन है यहाँ, ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है और एडिशन भी है। तो सबसे पहले आप एडिशन को करोगे क्योंकि आपने ऐसे जाना है, उल्टा डायरेक्शन में जाना है, आपने एडिशन को मिटाना है। तो ये एडिशन क्या हो रहा है? एडिशन ये हो रहा है ऐड। तो इस 12 को यहां लाओगे आप, जब 12 को यहां लाओगे लेफ्ट साइड में हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू v-8/2। लेफ्ट साइड में 12 माइनस 2 12 हो गया 0, 0 इज इक्वल टू v-8/2। अब किसको अनडू करोगे? अब ऊपर ब्रैकेट है और नीचे डिवीजन है, तो पहले आपको यहां फिर से देखो, ब्रैकेट बाद में आएगा। जब आप यहां से उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो पहले डिवीजन को आपने उल्टा करना है, यानी कि ये जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको यहां लाओगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो तो तब भी 0 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड में 0 हो गया, राइट साइड में v-8 हो गया। अब ये ब्रैकेट हट गया क्योंकि अब नीचे कुछ है ही नहीं इसके। अब v-8 तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन है, तो इस सब्ट्रैक्शन को जब आप लेफ्ट साइड में लाओगे वो प्लस हो जाएगा, तो +8 इज इक्वल टू v। वही आंसर आ जाएगा आपका, v का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा। या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो या आपको गेस करना पड़ेगा जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर ये एक्सरसाइज में मान लो ऑप्शंस नहीं दिए होते, आपको सिर्फ ये इक्वेशन दी होती और बोला होता कि फाइंड वैल्यू ऑफ v, फिर तो आपको इसको सॉल्व करना था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो खत्म ही हो गया, एक्चुअली शायद मैं पहले कर रहा था हमने। इसको हम फिर से कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये इक्वेशन जरा देखते हैं कौन करेगा। अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ इक्वेशन आपके पास ये है, कॉपी में लिखो जल्दी से। 26 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट g-9 प्लस 12। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ g। करो जल्दी से कॉपी में सब लोग, तभी प्रैक्टिस होगी। जितना प्रैक्टिस करोगे, बाद में तो आप लोग करते ही नहीं हो, अभी करो फटाफट।
हाँ, अब जी का वैल्यू फाइंड करना है। जी आपका जो है, जी आपका वेरिएबल है, तो जी का वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि जी का ऐसा जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन को ट्रू बनाए, सच बनाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो अब जी का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बताओ? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? बताओ सोनिया सिंह, क्या होना चाहिए पहला स्टेप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है? सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? सर पहले ब्रेक सर इसमें पहले हम्म बताओ सर पहले तनुजा। ब्रैकेट करेंगे। सर पहले प्लस को हटाएंगे। प्लस को हटाएंगे, हाँ वेरी गुड, क्योंकि राइट साइड में हमारा वेरिएबल है, हम यहाँ देखेंगे क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं जी के साथ। एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आपका एडिशन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, और फिर पूरा ब्रैकेट 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अब जल्दी से आपको रफ में बॉर्ड मास लिखना चाहिए, और क्योंकि आप एक्स जी का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आपको उल्ट और आपको एक एक ऑपरेशन को अनडू करना है, इन तीनों ऑपरेशंस को हटाना है, तो आपको उल्टी डायरेक्शन में चलना है। तो सबसे पहले आपको ये एडिशन वाला हटाना है, तो उससे क्या होगा, ये जो +12 है ये हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये 26 -12 हो जाएगा, और राइट साइड में बच जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई जी -9। ठीक है, तो यहाँ 12 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 14 है। अब राइट साइड में फिर अब क्या ऑपरेशन है, एक तो ब्रैकेट है और एक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन तो खत्म हो गया, अब ब्रैकेट है और मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले किसको अनडू करोगे? जैसे हमारे पास राइट साइड में जी -9 ब्रैकेट में सर है, मल्टी मल्टीप्ली हाँ वेरी गुड, एप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन को जो है इस हाँ इसको हम अनडू करेंगे, यानी कि इसको इन्वर्स करेंगे, ये 7 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन डिवीजन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम 7 लाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, ये डिवीजन हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू जी -9। अब जी -9 आप बेशक आप ब्रैकेट रखोगे, लेकिन आप ब्रैकेट के बाहर तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हो। अब जब ब्रैकेट को हटा दिया, फिर आपको दिख रहा है कि जी -9 है। अब ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको आप इन्वर्स करो, तो आप इस 9 को यहां ले आओगे, तो ये +9 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है, 2। 9 + 2 कितना होता है, 11। तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी 11। ये तो हो गया कि आपको जब एक एक करके सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से इनको वैल्यू को गेस कर सकते हो। आप जैसे पहला ऑप्शन है 11, तो आप इसमें 11 डाल दो, जी को 11 डाल दिया, तो जी -9, 11 -9 2 हो गया, 7 × 2 +12, 7 × 2 हो गया 14, 14 + 12 हो गया 26, लेफ्ट साइड में 26 है, तो आपको पहले ही ऑप्शन में पता चल गया, हाँ जी तो 11 होगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो।
ये तो हो गया क्विक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए। अब ऑप्शंस देख के बताओ क्या होना चाहिए वैल्यू ऑफ h। रमित बताओ क्या होगा, h का क्या वैल्यू होना चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। हम्म सर हम्म क्या होगा 2, है ना, क्योंकि अगर आप इसको 1 अगर रखोगे तो सॉरी अगर 1 रखोगे 8 + 1 तो 9 हो गया, 9/10। यहाँ तो 1 चाहिए, तो एकदम पता चल गया अरे ये तो 2 होना चाहिए। 8 + 2 = 10, 10/10 = 1। 10/10 क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी। अब बताओ जल्दी से कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। अब तो ब्रैकेट में दोनों ही नंबर्स हैं, तो आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व भी कर सकते हो। 5 और 3 होता है 8, 8 को मल्टीप्लाई करना है जे से, और आपको 48 चाहिए, 48 चाहिए, तो एकदम पता चल गया जे कितना होना चाहिए। जे तो 6 होना चाहिए, क्योंकि 8 6 = 48। जे को अगर 6 बनाएंगे तो हमारे को 48 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग लीनियर इक्वेशंस। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उसका पावर जो है वो 1 है, जे स्क्वायर नहीं है कहीं पे। जहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 10, ये 15 का 10 हमारा एक प्रैक्टिस के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना। अब इसमें जल्दी से हम एक बार चैप्टर को देखते हैं, कुछ चीज छूट तो नहीं गया। इसको हम चैप्टर को फटाफट देख लेते हैं एक बार, जो पॉलिनोमियल का है। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो ये इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट याद है ना सबको? यस हाँ, अगर कुछ चीज नहीं छूट गया है, फिर हमने पढ़ा डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है। फिर हमने ये भी देखा कि जब हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 4x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं px लिखता हूं। ऐसे भी लिखते हैं पॉलिनोमियल। इससे क्या पता चलता है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और x बताता है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, फिर हमने ये एक्सरसाइज की थी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मैंने वीडियो भी बनाया, आप वीडियो भी देख सकते हो। किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कौन बताएगा? अगर एक पॉलिनोमियल है px इसका नाम है, px = 5x + 5x - 10। ये अब ये 5x - 10 जो है
एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम मैंने px रखा। अब मैं कहता हूं मेरे को इस पॉलिनोमियल का px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। कौन बताएगा? शाबाश, बताओ तनुजा। सर 10/5 10/, हाँ 10/5 क्या? सर 2 आई गेस। हाँ, सो x जो है इक्वल टू 2, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 है तो ये जो है इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अब मैं x की वैल्यू 2 लिखूं तो मैं इस px के बदले में लिखूंगा p ब्रैकेट 2, फिर मैं x की जगह 2 वैल्यू लगाऊंगा तो 5 इंटू 2 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स p2 जो है उसका इज जीरो, और जब p2 इज इक्वल टू 0 होगा दैट मीन्स x इक्वल टू 2 जो है वो इस 5x माइनस 10 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब देखो एक चीज हमने पढ़ा था, अगर एक पॉलिनोमियल px है 5x माइनस 10, तो आपने कहा p2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये p2 क्या है? ये इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू है एट x इक्वल टू 2। तो ये जो x इक्वल टू 2 है इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का फायदा क्या है? हम इसको फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल करते हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या बताता है? फैक्टर थ्योरम बोलता है कि ये जो पॉलिनोमियल था हमारे पास p 5x माइनस 10, अगर हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के 5x माइनस 10 के अगर हमने फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। और फैक्टर थ्योरम बोलता है कि आप इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करो कि अगर x इक्वल टू 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो जब आप, उसका मतलब क्या है? फैक्टर थ्योरम बताता है कि अगर x इक्वल टू 2 जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब आप 2 को यहां लाओगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2। तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर x इक्वल टू 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो x माइनस 2 जो होगा विल बी ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये आपका फैक्टर थ्योरम है। ये याद रखना है कि पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, फिर उसको हमें ट्रांसपोज करना है, उससे हमारे को इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा। उसमें दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमको एक तो मिल जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया? अब ये जो 5x माइनस 10 था, इसका एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 है। अभी देखो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जिससे हम अगर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। अब आप देखो अगर लॉन्ग डिवीजन से 5x माइनस 10 को इससे डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? हम कोशेंट निकालेंगे। इसको x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें?
तो अगर मैं 5 से करूंगा, पहला टर्म बन जाएगा 5x, फिर 5 इंटू -2 हो गया -10, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो निचले वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया और रिमाइंडर मेरा 0 मिल गया। तो जब रिमाइंडर 0 है दैट मींस यस, जिससे आपने डिवाइड किया है वो इस पॉलिनोमियल का डिविडेंड का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो x-2 है और दूसरा फैक्टर क्या है, जो आपका कोशेंट है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके दो फैक्टर्स मिल गए 5x-10 के। एक फैक्टर, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो आप, 5 इंटू x-2, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर x-2 है। तो ये हमें फैक्टर थ्योरम बताता है, और हमने किसको इस्तेमाल किया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये याद रखना है क्योंकि ये हमारे को आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया। और जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया, उससे फिर आप उसका फैक्टराइज कर सकते हो। अभी आप देखो, जैसे ये कह रहा है, अब ये क्वेश्चंस हमने किए थे, तो जिसने नहीं किए उसको फिर ट्राई करना चाहिए। फिर हमने यही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन हमने कितने मेथड्स देखे थे, याद है ना, दो मेथड्स देखे थे जब पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक हमने देखा, हाँ, Yes. टू मेथड्स। एक मेथड था बाय स्प्लिटिंग, Splitting. स्प्लिटिंग मेथड, और एक मेथड था बाय फैक्टर थ्योरम, जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाया। कई बारी आप स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो, कई बारी फैक्टर थ्योरम से कर सकते हो। लेकिन अगर लिखा है कि भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem, यानी कि दोनों मेथड से करना है आपको। 6x² - 17x मैं यहाँ लिखता हूं, फिर हम दोनों मेथड से जल्दी से करेंगे। 6x², फिर टाइम क्या हो गया, हो 8 बज गया, अब तो 10th क्लास का आ गया हो। 6x² + 17x + 5, तो इसको आपने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज। और दोनों तरीके से, एक स्प्लिटिंग, स्प्लिट किसको करना है, जो मिडिल टर्म है, इसको कैसे स्प्लिट करोगे कि पहले इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है, याद है, a इंटू बी, ax² + bx + c। तो इनका, इसका और इसका x² का जो कोफिशिएंट है 6 और 5 इज 30, तो 30 का इस 17 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जैसे 17x को मैं लिख सकता हूं 15x + 2x, और ध्यान क्या रखना है कि 15 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं वो मुझे 30 मिलना चाहिए, जो 5 और 6 के प्रोडक्ट से मिल गया, तब आगे इजी होगा। ठीक है, ये याद है स्प्लिटिंग मेथड। Yes. हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि आपको कोई स्प्लिटिंग मेथड से करना है और कोई फैक्टर थ्योरम से करना है। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है, चैप्टर ये कंप्लीट है। जो 9th में उनको ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये कहाँ पे है, ये आपका 1501 में, एनसीईआरटी का चैप्टर 2। और फिर वैसे अगर प्रैक्टिस करनी है उसके बाद फिर आप ये जो असाइनमेंट्स दिए हैं 1503, ये फिर आइडेंटिटीज थी, उसमें चैप्टर में आइडेंटिटीज भी है, फिर ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम 9th का तो